मृत्यु वो नहीं जो हमें अपने संग ले जाए। मृत्यु वो नहीं जो शरीर से प्राणों को अलग कर जाए। मृत्यु वो नहीं जो भय का उन्माद उठाए। मृत्यु वो नहीं जो जीवन जीने में आड़े आए। मृत्यु वही जब हमारा स्वाभिमान मर जाए। मृत्यु वही जब हम विपरीत परिस्थिति से डर जाएं। तो फिर कौन मृत्यु है? रणभूमि में जब शत्रु ललकारे तो फिर रहना मौन मृत्यु है। ये पंक्तियां थीं उत्तर प्रदेश के वीर रस के युवा कवि राम भदावर की कलम से। नमस्कार दोस्तों, द सैफरन रेजरेक्शन में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा चैनल द सैफरन रेजरेक्शन कल गलवान वैली में शहीद हुए 16th बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू समेत हमारे सभी 20 बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मित्रों, दुनिया में भारतीय सेना की हमेशा से अलग पहचान इसलिए बनी है क्योंकि युद्ध भूमि में भारतीय सिपाहियों के लिए केवल 2 ही विकल्प होते हैं, विजय या वीरगति। अगर आप भारत भूमि के वीर योद्धाओं के इतिहास पर नजर डालेंगे तो आप यही पाएंगे कि सदियों से मृत्यु भी हमारे लिए अंतिम विकल्प कभी था ही नहीं, क्योंकि सनातन संस्कृति में मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष होता है। मृत्यु तो महज हमारे लिए एक पड़ाव है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि कल सुबह लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में भारतीय सेना और चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बीच पहले तो तीखी झड़प हुई और फिर मुठभेड़ हुई, जिसमें अभी तक 20 भारतीय जवान शहीद हो चुके हैं और चीनी सेना के भी 35 जवान मारे जा चुके हैं और 9 जवान घायल हैं। हैरत की बात तो यह है कि यह सब बिना एक भी गोली चलाए हुआ है। और तो और 1967 के चोला और नाथुला इंसिडेंट के बाद ये पहली हिंसक मुठभेड़ है। ये सबसे पहले के घटनाक्रमों पर नजर डालते हैं ताकि एक बैकग्राउंड पता लग जाए कि अभी तक हुआ क्या है। भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच इस साल झड़प की शुरुआत होती है 5 मई 2020 से लद्दाख के पैंगोंग झील के इलाके से। पैंगोंग लेक भी भारत और चीन के बीच एक बॉर्डर शेयर करती है, लेकिन चीन इस पे पूरा अधिकार चाहता है। इसीलिए चीनी सेना ने पैंगोंग लेक में अपनी सीमा को पार करते हुए आगे बढ़ी। तभी इंडियन आर्मी ने उसे इंटरसेप्ट किया और उसके बाद दोनों सेनाओं के बीच कन्फ्रंटेशन हुआ। इसके बाद दोनों सेनाएं अपनी अपनी सीमा में चली गईं। इस पैंगोंग लेक के क्लैश के बाद उसी इलाके में चाइना ने अपने हेलीकॉप्टर पैंगोंग लेक के ऊपर उड़ाए, जिसे देखते हुए इंडिया ने एक एग्रेसिव स्टांस लिया और इंडिया ने भी अपने फाइटर जेट सुकोई 30 MKI को उड़ाया, जिसे देखते हुए चीनी सेना के हेलीकॉप्टर अपनी सीमा में वापस चले गए। ये पहला इंडिया का एग्रेसिव स्टांस था जिसे चीनी सेना के हेलीकॉप्टर को पीछे हटना पड़ा। दूसरी झड़प हुई सिक्किम में, जब चीनी सेना ने मुगुथंग वैली में घुसना शुरू किया। इंडियन आर्मी ने उन्हें कन्फ्रंट किया। तभी चाइनीज आर्मी के मेजर ने कहा कि ये आपकी टेरिटरी नहीं है और आप वापस चले जाएं। इस पर इंडियन आर्मी के एक लेफ्टिनेंट ने चीनी सेना के मेजर की नाक पे एक करारा पंच दिया और चीनी सेना की मेजर की नाक से खून निकलने लगा। इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच हाथापाई हुई, जिसमें 5 भारतीय सैनिक और 7 चीनी सैनिक घायल हुए। इसके बाद तीसरी झड़प इंडियन आर्मी और चाइनीज आर्मी के बीच शुरू हुई 21 मई को गलवान रिवर वैली में, जो अभी तक चल रही है। 21 मई से ये झड़प शुरू हुई और जिसमें चीनी सेना भारतीय सीमा के गलवान रिवर वैली में घुसी और 70 से 80 टेंट बनाकर वहां पे उसे रीइंफोर्स किया। चीनी सेना का विरोध है भारत की डरबक-शोक डीबियो रोड से, जो लद्दाख की राजधानी लेह को सीधे अक्साई चीन में स्थित भारत का मेन इलाका दौलत बेग ओल्डी से कनेक्ट करती है, जिसके जरिए भारत लद्दाख की राजधानी लेह से सीधे अपनी सप्लाईज अपने सैनिक बेग ओल्डी तक पहुंचा सकता है, जो उस इलाके में इंडियन मिलिट्री को एक कटिंग एज देती है। यह रोड गलवान वैली से भी होकर गुजरती है, जिसे पूरी गलवान वैली को चाइना क्लेम करता है अपनी टेरिटरी के तौर पे। रिपोर्ट के मुताबिक 24 मई 2020 को चीनी सेना ने 3 पॉइंट्स पे, पहला पॉइंट हॉट स्प्रिंग, दूसरा पेट्रोल पॉइंट 14 और पेट्रोल पॉइंट 15, इन 3 इलाकों पे चीनी सेना ने भारत का बॉर्डर क्रॉस किया और 2 से 3 किलोमीटर अंदर आके घुसपैठ करके टेंट बनाया और हर टेंट में अपने 8 से
800 से 1000 सैनिकों को बैठाया। मैंने तुरंत चाइनीज ट्रूप्स को कन्फ्रंट किया और चाइनीज ट्रूप्स के एडवांस के जवाब में इंडियन आर्मी भी उन्हीं के सामने 300 मीटर की दूरी पर अपना टेंट बनाकर बैठ गई और इन्होंने फर्दर ट्रेंचेस बना दिए ताकि चाइनीज आर्मी के फर्दर एडवांस को ब्लॉक किया जा सके और सारी पोजीशंस इंडियन आर्मी ने वहाँ पे ले ली। दोनों सेना के कमांडरों की मीटिंग्स हुई, फ्लैग मीटिंग्स हुई और इवन लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर तक की बैठक हुई जिसमें इंडिया के 16th कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की अगुवाई में नेगोशिएशंस टॉक हुई। उसके बाद कुछ डीएस्केलेशन की कोशिशें भी हुई और चाइनीज आर्मी ने भी प्रॉमिस किया कि वो पॉइंट से पीछे हटेगी। और उसके बाद घटी कल की घटना। कल सुबह, इवन सुबह भी नहीं हुई थी, रात के अंधेरे में 16 जून में इंडियन आर्मी की एक टीम पेट्रोलिंग कर रही थी कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में, ये चेक करने के लिए कि सच में चाइनीज आर्मी ने डिसएंगेजमेंट किया है या नहीं। तभी उनकी चीनी सेना से झड़प हुई और चीनी सेना इसके लिए तैयार बैठी थी। उनके पास आयरन रॉड्स थी। उन्होंने जब इंडियन आर्मी ने उन्हें कन्फ्रंट किया कि अब आपने जब डिसएंगेजमेंट का प्रॉमिस किया है तो आप यहाँ पे एक टेम्परेरी पोस्ट क्यों बना रहे हो, आप डीएस्केलेट करो और इसे डिसएंगेज करके वापस जाओ। तो चाइनीज आर्मी ने उन पे अचानक से हमला कर दिया आयरन रॉड से और हेलमेट से और भी तरीके के इक्विपमेंट से, जिसके जवाब में इंडियन आर्मी ने भी हैंड टू हेड कॉम्बैट किया और जिसमें मौके पर इंडियन आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू की मौके पर शहीद हो गए और उनके साथ 2 सिपाही भी वही मौके पर शहीद हो गए। इंडियन आर्मी आई और उन्होंने भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया और जिसके कारण इंडिया के 20 जवान शहीद हो गए और चीनी सेना के भी 35 जवान शहीद हो गए हैं और 9 जवान घायल हैं। आप नक्शे पे और जब आप वीडियोस चेक करेंगे तो आप ये भी पाएंगे कि चाइना के हेलीकॉप्टर्स, उनकी एम्बुलेंस बार बार सॉल्टी कर रहे हैं और मरे हुए चीनी सैनिकों को वापस उठा के लेके जा रहे हैं। अब ये तो था घटनाक्रम जो कल तक घटा और कैजुअलिटीज। दरअसल चाइना ऐसा कर क्यों रहा है, हमें इस पर गौर करना है। असल में ये चाइना की एक सोची समझी साजिश है और ये सोची समझी साजिश क्यों है ये अब मैं आपको बताऊंगा। आइए इस पर गौर करते हैं। दरअसल जो चाइना का अचानक से इतना आक्रामक रवैया हुआ उसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला और सबसे प्रमुख कारण ये है कि चीन के अंदर शी जिनपिंग की लोकप्रियता कम हो रही है और चीन की जनता के अंदर एक असंतोष की स्थिति पैदा हो रही है। जी हाँ दोस्तों, जब से कोविड-19 पैंडेमिक का आउटब्रेक हुआ है और जिस तरीके से चाइना ने इसे मिसहैंडल किया है और वर्ल्ड को मिसगाइड किया है, उस वजह से चाइना वर्ल्ड में हर तरफ से घिर गया है और चाइना की रेपुटेशन भी डाउन हो रही है और बहुत सारी कंट्रीज चाइना के अगेंस्ट में आ गई हैं। 19 से पूरी दुनिया का और अपनी जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी एग्रेसिव स्टेप्स ले रही है। अगर चाइना कोई भी युद्ध की स्थिति पैदा करता है तो फिर से चीनी जनता शी जिनपिंग के पीछे खड़ी हो जाएगी और इससे शी जिनपिंग की गिरती हुई लोकप्रियता फिर से स्टेबल हो जाएगी। कारण है। दूसरा कारण ये है कि चाइना 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ के स्कोर को सेटल करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं जो 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था उसमें जब इंडियन आर्मी एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी और इंडियन आर्मी के प्रेशर में चाइना को अपनी कंस्ट्रक्शन, जो रोड का कंस्ट्रक्शन वो कर रहा था, उसे पीछे हटना पड़ा था और कंस्ट्रक्शन भी रोकना पड़ा था, जिससे चाइना की पूरी दुनिया में किरकिरी हुई थी। तो इसी 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ के स्कोर को सेटल करने के लिए उसने ये स्टेप ली है। और तीसरा जो प्रमुख कारण है वो है पीओके से इंडियन प्रेशर को कम करना। जैसा आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों में इंडियन आर्मी ने और इंडियन गवर्नमेंट ने भी पीओके पे अपना क्लेम किया है और पीओके को वापस लेने की तैयारियां चल रही थी, जिसके चक्कर में पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आ गया था। और आप देखते होंगे, जैसे आपने एक वीडियो देखा होगा कि शाहिद अफरीदी जाके पाकिस्तान आर्मी को बूस्टअप कर रहा था। तो इंडियन आर्मी के प्रेशर को पीओके से कम किया जाए और इंडियन आर्मी का जो फोकस है वो पीओके से हटाकर लद्दाख पे डाइवर्ट किया जाए, इसलिए भी ये स्टेप लिया गया है। तो ये जो पूरी स्टेप्स जो चाइना ले रहा है और एग्रेसिव मूड में आ रहा है वो उसकी सोची समझी रणनीति है। भारत की तैयारियों पर, भारत की तैयारी पूरी है। उसने लद्दाख में अपने T-72 टैंक्स, सुखोई 30 MKI और हॉविट्जर गन्स भी स्थापित कर रखी हैं, जिसकी वजह से इंडिया भी वहाँ पे एक मजबूत स्थिति में। और चाइना भी जानता है कि जहाँ तक वो एंटर किया है उससे आगे वो एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया का डिफेंसिव मिलिट्री स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत अच्छे से इंडिया ने बिल्ड किया। और पिछले कुछ दिनों में इंडिया ने अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से वहाँ पे बिल्डअप किया है। तो चाइना भी इससे आगे नहीं आ सकता। अब जो भी होगा
इसी स्थिति पे गलवान वैली और ये डरबुकशाक रोड है, यहीं पे नेगोशिएशन होगा। और अब गेंद इंडिया के पाले में है कि चाइना ने जानबूझ के इंटेंशनली इंडिया के 20 सोल्जर्स को कैजुअलिटीज पहुंचाई हैं। उसके बाद इंडिया क्या एक्शन लेता है, अभी तक के घटनाक्रम की कहानी। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया के 20 सोल्जर्स शहीद हो गए, तो मैं उनके लिए बता दूं, जब 1967 में चोला और नाथुला इंसिडेंट हुआ था, तब भी चाइना ने पहले अटैक किया था और इंडिया के 88 सोल्जर्स वहाँ पे शहीद हो गए थे। लेकिन उसके बाद इंडिया ने फायरिंग यानी गोली का जवाब गोले से दिया और अपनी आर्टिलरी को ओपन कर दिया, जिसके बाद चाइना के 340 जवान शहीद हो गए। उसके बाद चाइना को 3 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा था। तो जो अटैक पहले करता है तो उसी को एक एडवांटेज होता है। तो इस टाइम चाइना ने अटैक पहले किया तो इंडिया की कैजुअलिटीज हो गई। लेकिन अगर चाइना दोबारा करता है और इंडिया इसको रिटेलिएट करता है और आगे एस्केलेट करता है, तो नुकसान चाइना का ही ज़्यादा होगा। जाहिर तौर पर इंडिया इस टाइम 1962 का इंडिया नहीं है। इस टाइम इंडिया के पास पॉलिटिकल विल भी है और इंडिया का आर्मी स्ट्रक्चर भी बहुत स्ट्रांग हो चुका है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी जंग संख्या बल से नहीं जीती जाती है, जज्बे से जीती जाती है। अगर आप इतिहास में भी देखेंगे तो सिकंदर जब फारसी साम्राज्य पे हमला करने के लिए आया था, उस टाइम फारसी साम्राज्य की जो संख्या थी सेना की 1.5 लाख से ऊपर थी युद्ध के मैदान में, और सिकंदर के बाद 48,000 थी। लेकिन सिकंदर ने फारसी साम्राज्य को बुरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया था, वो सिर्फ युद्ध के टैक्टिक्स पर, हिम्मत पे, हौसले पे और जज्बे के बल पे। ऐसे ही जब बाबर हिंदुस्तान में आया था तो 12,000 की फौज लेकर आया था और इब्राहिम लोदी की पानीपत के पहले युद्ध में सेना की संख्या थी 1.5 लाख। बाबर ने 12,000 की सेना से इब्राहिम लोदी की 1.5 लाख की सेना को हराया था। तो यहाँ पे संख्या बल मैटर नहीं करता है, मैटर करता है इंटेंशन, जज्बा, मिलिट्री टैक्टिक्स और विल पावर। वो इंडिया के पास ऑलरेडी है और इंडिया के पास बैटल हार्डेंड सोल्जर्स है। इंडियन आर्मी को एक्सपीरियंस है युद्ध लड़ने का, क्योंकि चाइना जब से आज़ाद हुआ है उसने 1962 उसके बाद एक आध युद्ध वियतनाम से लड़ा है, जबकि इंडियन आर्मी ने 1947 का युद्ध लड़ा। उसके बाद ऑपरेशन विजय चला के उन्होंने गोवा का विलय कराया। उसके बाद 1962 में चाइना से युद्ध किए, 1965 में फिर पाकिस्तान से युद्ध किया, 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। उसके बाद ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया, उसके बाद कारगिल। तो इंडिया को युद्ध का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे इंडिया के पास एक एज है। तो अगर इन केस एस्केलेशन होता है और युद्ध की स्थिति बनती है तो इंडिया बहुत करारा जवाब देने की स्थिति में है। और द सैफरन रेजरेक्शन चैनल की ओर से मैं 2 पंक्तियां बोलूँगा जो एक गाने की पंक्तियां हैं, जो मेरी तरफ से इंडियन आर्मी को डेडिकेट हैं कि पुकारती 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 माँ भारती, खून से तुम तिलक करो और गोलियों से आरती। जय माँ भारती।